नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम जो एनएचआरसी का एक्ट आया 1993 में उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों आया, कब आया, क्या इसके कार्य हैं, क्या सिविल कोर्ट के फंक्शन होते हैं, कैसे ये कोर्ट जेल में जाके इन्वेस्टिगेट करता है और कैसे आपको लिखना है। अगर आपसे पूछा कि ह्यूमन राइट मतलब क्या होता है तो एक्ट में उसका मतलब क्या है, हम लोग एक्ट के बाद एक्ट से भी समझेंगे। और उसके अलावा जो उसके बारे में कई चीजें, जैसे अगर आपको रिसेंट ट्रेंड पूछा, वो मानवाधिकार वाले पर्यावरणीय मुद्दों को भी देख रहे हैं तो उस पे भी समझेंगे। मतलब कोई भी अगर इससे रिलेटेड सवाल आता है तो वो हल कर सके। ये वीडियो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी मेंस है जिनका, पिछला वीडियो जो बनाए तो उनके कमेंट आए, मतलब मैसेज आए कि भैया अभी मेंस है तो थोड़ा अच्छे जल्दी से बता दो, उसके बाद फिर डिटेल में बता देना। तो ये जल्दी वाला वीडियो होगा। अगर आपको इसका वो चाहिए, क्या बोलेंगे, पीडीएफ, तो टेलीग्राम में भी जा जाएगा, अपना जो मेंस वाला व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी आ जाएगा। सबसे पहली चीज है कि क्यों आया यार ह्यूमन राइट, मतलब क्यों आया, क्या काम था इसका, क्या करने के लिए आया। तो यही था कि दुनिया में जो मानवाधिकार है उनकी सुरक्षा हो, इसलिए ही आया कि मानवाधिकार के बारे में देखे कि अगर किसी के मानवाधिकार को कोई खतरा पहुंचता है तो ये देखे। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अब जेल में आपको पता है बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती, तो उसके बारे में देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, कोई बाल मजदूरी हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो उसको देखिएगा। इस ये कब बना, तो स्टेट्यूटरी जो बॉडी है वो अक्टूबर 12 1993 में बना। मतलब कानूनी संस्था है ये, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक मतलब जो संविधान में लिखा होता है वो संवैधानिक होता है, जो कानून से बनता है वो स्टेट्यूटरी रहता है, कानूनी या वैधानिक। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत ये बना। इसके बनने के दोनों कारण थे। एक तो दुनिया में भी एक चल रहा था कि यार, एक भारत में भी एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस प्रिंसिपल हुआ था 1993 में, विच प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। मतलब दुनिया से एक दबाव था कि भाई हर देश में एक नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बने, और यही मेन कारण था। तभी तो 93 में बना, नहीं तो पहले बन जाता। तो पेरिस प्रिंसिपल आए 1993 में, और उनमें बताया गया कि भाई कैसे, क्या क्या चीजें रहेंगी आपके देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और दूसरा डोमेस्टिक नीड भी थी, देश में भी तो जरूरत है, तभी तो हम बनाए, नहीं तो भाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो कई चीजों का रहता है। तो इसका काम क्या है कि एक मानवाधिकार प्रोटेक्ट हो, किसके द्वारा, एक जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्था के द्वारा, ऑटोनॉमस मैकेनिज्म के द्वारा मानवाधिकार को प्रोटेक्ट किया जाए। आगे हिंदी में भी है, शुरू में मैं इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे शब्द इंग्लिश में ज्यादा समझ में आते हैं। एक्ट कब लागू हुआ, तो ये 28 सितंबर 1993 को, सन याद रख सकते हो, 1993 को लागू हुआ। पूरे भारत में ये लागू है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसे आरटीआई भी हम पढ़े थे कि पूरे भारत में लागू, ओरिजिनल एक्ट में लिखा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट कमीशन एंड ह्यूमन राइट कोड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर आपसे बोला कि जो मानवाधिकार कानून बना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो ये सब जो भी है ना, वो आपके ओरिजिनल एक्ट से है। तो वो जो मॉडल आंसर बनेगा इसी से बनेगा, मतलब एक्ट से ही बनेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपसे बोला कि मूल उद्देश्य क्या है एनएचआरसी का, तो आप कई चीज बता सकते हो कि नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट के ये उद्देश्य हैं, लेकिन जो उसके एक्ट में लिखा है वो ये है कि नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने। वो अधिनियम इसलिए आया कि राज्य में और देश में एक मानवाधिकार आयोग बने और एक ह्यूमन राइट कोर्ट बने। इसके बारे में भी अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, ह्यूमन राइट कोर्ट की बात हुई है, जिससे हमारा जो मानवाधिकार है वो प्रोटेक्ट हो सके। अगली चीज है कि डिफिनेशन क्या है भाई, ह्यूमन राइट का मतलब क्या है इसके हिसाब से। तो कुछ भी याद ना रहे और परिभाषा पूछे तो धारा 2 तो लिख दिया करो। अब ये धारा 2D में है, ऐसे भी लिख सकते हो। पूछा कि इसकी परिभाषा क्या है, तो लिखो धारा 2 के अनुसार, मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार वो सही रहता है। राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। मतलब किसी भी व्यक्ति के वो अधिकार जो जीवन से संबंधित हो, स्वतंत्रता से संबंधित हो, समानता से संबंधित हो और सम्मान से, गरिमा से संबंधित हो। मतलब राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब संविधान के द्वारा जिसको गारंटी दी गई, या तो किसी इंटरनेशनल जो कोवेनेंट है उसमें वो लागू है जिसको भारत साइन करता है, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल सिविल प्रोटेक्शन राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, या कोर्ट से इन्फोर्सेबल हो। मतलब देखो, सीधी सीधी चीज है। अधिकार चार है: जीवन, स्वतंत्रता, समानता और डिग्निटी, सम्मान क्या बोलेंगे उसको, गरिमा। मतलब देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, कई बार आप लोग बोलते हो कि भैया नंबर क्यों नहीं आता। तो यार ऐसा एक्ट में लिखा है, अब आप लिखोगे मानवाधिकार, ऐसे अधिकार है जो मानवों को मिलते हैं, तो नहीं मिलेगा। अधिकार कौन कौन से हैं आपके? जीवन, मैं बस एक तरीका बता दिया कैसे लिखना है: स्वतंत्रता, समानता, गरिमा। जो कहाँ हो? संविधान में हो, न्यायालय के जजमेंट में हो। न्यायालय भी बोल देता है ना, जैसे न्यायालय बोला कि निजता का अधिकार है, तो वो अधिकार है। या अंतरराष्ट्रीय संधियों में हो। उन अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। मतलब जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जो आपके संविधान में हो, न्यायिक निर्णयों में, या अंतरराष्ट्रीय संधियों में। अंतरराष्ट्रीय संधियां भी दो है, ये दो, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर। अब एनएचआरसी, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे बाकी जो भी आयोग बनते हैं ना, वो कौन सी सरकार रहती है वो भी एक डिपेंड करता है। ये आयोग बना 1993 में। इस समय ना केंद्र में मजबूत सरकार नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है जो मिली जुली सरकार है, सभी पार्टियों का समर्थन है, क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन है। तो इसका जो कंपोजिशन होगा या इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी, इसमें आपको चीज दिखेगी। इसमें तीन लोग मिलके नहीं, जनरली क्या है, जो जिसमें सेंटर पावरफुल रहती है उस समय अगर कोई एक्ट आएगा तो तीन लोग रहते, या तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कोई मंत्री हो जाएंगे, विपक्ष के नेता हो जाएंगे, या जज आ जाएंगे। लेकिन इसके देखना छह सात लोग मिलके बनाएंगे, क्योंकि सबको इज्जत चाहिए ना, बोले कि भाई इसको भी रखो, इसको भी रखो, मिली जुली सरकार थी। अब इसमें कोर मेंबर कौन कौन होंगे? देखो, ये जो है मल्टी मेंबर बॉडी है, और 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया कि बाकी लोगों को भी जोड़ा जाए। तो एक तो कोर मेंबर होते हैं। कोर मेंबर मतलब इसका एक चेयरपर्सन होगा। पहले था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर लगा कि अगर चीफ जस्टिस नहीं मिले तो अब हो गया कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों चीज है, ही मस्ट बी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चेयरपर्सन होंगे। अब मेंबर एक कौन होंगे? रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब पहले सदस्य वो होंगे जो या तो रिटायर्ड हो गए होंगे या सुप्रीम कोर्ट में काम भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। अगला, दूसरे होंगे रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जज नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगला, तीन मेंबर होंगे अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन विथ नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट मैटर्स। मतलब बाकी जो तीन, ये तो तीन हो गए न्यायिक सदस्य, बाकी तीन ऐसे सदस्य होंगे जिनको मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों में अनुभव हो, और उनमें तीन में एक महिला होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे, एक्स ऑफिसियो मतलब अगर वो इसके अध्यक्ष है तो अपने आप बन जाएंगे, तो माइनॉरिटी कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, वुमेन कमीशन। फिर ये तीन अभी 19 में जुड़े हैं। अगर पूछा डायरेक्ट सवाल की 2019 में किनको जोड़ा गया, तो एक बैकवर्ड क्लास कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन, और डिसेबिलिटी वाला जो कमीशन है उसके चीफ कमिश्नर है। तो एक्स ऑफिसियो कितने हो गए? सात हो गए: माइनॉरिटी, एससी, एसटी, वुमेन, ओबीसी, बच्चे और डिसेबल। अब है अपॉइंटमेंट इन टेन्योर। अब ये तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन इसकी जो सिलेक्शन समिति है सेक्शन 4 में छह लोग हैं। मैं वही बोला, क्योंकि उस समय क्या था, मिली जुली सरकार थी, मिली जुली सरकार है तो भाई सब पार्टी वाले बोले कि हम स्पीकर ही क्यों, हमारी पार्टी का डिप्टी स्पीकर है, इसको भी रखो। तो ऐसा हुआ था। तो पीएम चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोले भाई लोकसभा का भी रहेगा, राज्यसभा का भी रहेगा, और यूनियन होम मिनिस्टर भी रहेंगे। तो छह लोग रहेंगे इसको सिलेक्शन कमेटी में। टेन्योर क्या रहेगा? पहले पांच था, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ उससे तीन कर दिए, ये ध्यान रखना। ओरिजिनल एक्ट आप पढ़ोगे तो पांच मिलेगा,
अब 3 हो गया है, या 3 साल या 7 साल जो भी पहले हो उस वो उनका वो होगा। रिमूव कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी ओनली आफ्टर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये भी बड़ी चीज है कि इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप ऐसे नहीं हटा सकते कि अब हो गया तुम्हारा काम। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी रिपोर्ट देगा, और सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है ना वो बाइंडिंग भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोला हटाओ तो हटाना पड़ेगा। तो इस ग्राउंड पे हटा सकते। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी, इंगेजिंग इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, ये सब तो है ही है कि पागल, दिवालिया, ये सब अगर है तो हटा सकते हैं। बड़ा सवाल जो आ सकता है इससे आ सकता है, ये डायरेक्ट एक्ट में ही लिखा है इसलिए मैं बोला कि, और इस टाइप का लिख देना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के सेक्शन 12 के अंतर्गत ये सब पावर है। ठीक। पहला है इंक्वायरी का पावर। इंक्वायरी का क्या है कि इन्वेस्टिगेट सो मोटो आर अ पिटीशन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। तो पहला तो वही है ना यार कि मान लो किसी को ह्यूमन राइट का कहीं पे वायलेशन हो रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो इंक्वायरी तो करेगा ही ना। मेन काम तो वही रहता है कि वो इंक्वायरी करेंगे। और वो सो मोटो भी कर सकते हैं। सो मोटो मतलब मान लो कोई ह्यूमन राइट कमीशन का कोई सदस्य है, वो टीवी में देखा और उसको लगा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो खुद जाके उसकी इंक्वायरी कर सकता है। पहली चीज। दूसरा है इंटरवेंशन। पार्टिसिपेट इन कोर्ट प्रोसीजिंग इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट एलिगेशन विथ कोर्ट अप्रूवल। मतलब कि अगर कोर्ट प्रोसीडिंग में कहीं पे है कि ह्यूमन राइट एलिगेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट में कोई दिक्कत आ रही, या ह्यूमन राइट से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो कोर्ट की परमिशन से कोर्ट की क्या बोलेंगे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां इंटरवीन कर सकते हैं। दूसरा काम। तीसरा काम है विजिट करना। विजिट कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे जेल में विजिट कर सकते हैं, अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, जहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है, जैसे मान लो कोई लोग कहीं पे रहते हैं, उनको देखना है कि ढंग से उनकी सुविधाएं हैं कि नहीं, तो उसको स्टडी कर सकते हैं और उसके बारे में रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उसके बारे में सलाह दे सकते हैं। अगली चीज है रिव्यू सेफ गार्ड। एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन एंड रिकमेंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मान लो जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन है किसी के भी बारे में, तो उसको देखेंगे और बताएंगे कि इसको और ऐसा कर सकते हैं। अगला है रिव्यू टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में भी है कि जो फैक्टर्स है, एनालाइज फैक्टर दैट इनहिबिट ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंडेड रेमेडी। मतलब कोई भी फैक्टर, जैसे आतंकवाद भी उनमें से एक है, जिससे ह्यूमन राइट को खतरा है, उसकी स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसका वो बताएंगे कि इसको कैसे निपट सकते हैं। जैसे आतंकवाद है वो ह्यूमन राइट के लिए खतरा है, नक्सलवाद है ह्यूमन राइट के लिए खतरा है, तो उसको एनालाइज करेंगे और उसकी आप क्या बोलेंगे सुझाव देंगे कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगला है जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, ट्रीटी स्टडी, जो स्टडी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट एंड रिकमेंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, कि दुनिया में अलग अलग संधियां हैं जो मानवाधिकार से जुड़ी हैं, उनकी स्टडी करना और उनको कैसे भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में सलाह देना। रिसर्च एंड लिटरेसी, मतलब ह्यूमन राइट के बारे में रिसर्च करना, और इसके अलावा जनता में जागरूकता फैलाना, कि जनता भी तो जाने ना भाई कि क्या क्या ह्यूमन राइट है, तो जनता में उसके बारे में जागरूकता फैलाना, मीडिया से, सेमिनार से, पब्लिकेशन से। और आखिरी है एनजीओ सपोर्ट, मतलब इनकरेज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ह्यूमन राइट। तो जो भी एनजीओ है जो वर्क ह्यूमन राइट के बारे में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करना, उनको इनकरेज करना। तो ये सब काम है जो सीधे सीधे इसके हैं। एक बार फिर अगर आप देखोगे तो क्या क्या काम है। पहली चीज इंक्वायरी करना, वो किसी की शिकायत पे हो सकता है, पिटीशन पे या सुमोटो भी हो सकता है। इंटरवीन करना कोर्ट में जहाँ ह्यूमन राइट से जुड़ा मुद्दा है। विजिट करना जेल में या बाकी जगह। रिव्यू करना सेफगार्ड जो संविधान में या कानूनों में है। टेररिज्म के बारे में देखना, दुनिया में जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां ह्यूमन राइट के बारे में वो देखना। रिसर्च करना, उसकी जन जागरूकता फैलाना मीडिया से, सेमिनार से, और एनजीओ सपोर्ट करना। ये है इनके काम। इसके अलावा सेक्शन 13 ने इनको पावर ऑफ सिविल कोर्ट देता है। देखो एक तो कोर काम है ये, इसके अलावा सेक्शन 13, वो सेक्शन 12 था। सेक्शन 13 में क्या है कि वाइल इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट द एनएचआरसी हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। ये कई संस्थाओं को ये पावर है। तो अगर आपसे पूछा कि किसी भी संस्था को अगर सिविल कोर्ट का पावर है तो वो क्या क्या कर सकती है, तो ये कर सकती है।
क्या क्या कर सकती, मान लो किसी संस्था को पता चला कि यार यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन है, अब उसके पास कुछ पावर रहना चाहिए ना, तभी तो उसकी इज्जत होगी। तो सबसे पहला पावर ये है कि समनिंग एंड इन्फोर्सिंग विटनेस अटेंडेंस, कि भाई पहले तो बुलाएगी ना कि तुम कर रहे कि नहीं। मान लो कहीं पे एक फैक्ट्री है, वहां ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। अब अगर इसके पास इतना पावर ही नहीं रहेगा कि फैक्ट्री के मालिक को बुला सके, तो फिर क्या मतलब। तो इसी को बोलते हैं सिविल राइट का पावर, कि पहले समन भेजना कि जो भी गवाह है वो आए उनके पास। दूसरा, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि भाई जब भी आप किसी चीज में कुछ काम करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, वो खोजोगे, उसको प्रोड्यूस कराओगे। तो दूसरा पावर ये होता है। तीसरा है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, कि अगर आपको एविडेंस चाहिए तो कोर्ट में एफिडेविट लगता है, तो उसमें एफिडेविट में एविडेंस इकट्ठा करना। और रिक्वेस्टिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, मतलब कि जो पब्लिक रिकॉर्ड है उसको आप खोज के वो ला सकते हैं। तो ये सिविल कोर्ट के अलग अलग पावर है। अगला है इसका इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म क्या होगा। तो मेन चीज है कि इसका ना इंडिपेंडेंट स्टाफ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेक्रेटरी जनरल रैंक का स्टाफ देती है, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। मतलब ये, क्योंकि फिर भाई दूसरे से सहायता लेगा तो फिर खुद से कर कैसे पाएगा, किसी की जांच कैसे कर पाएगा। तो पहली चीज, इसका जो स्टाफ है वो स्वतंत्र है। अगली चीज है कि ये एनएचआरसी जो है, किसी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद भी ले सकती है। जैसे मान लो सीबीआई है, उसको लग रहा है कि इस काम में यार सीबीआई की हेल्प लेना चाहिए, तो वो एजेंसी को यूटिलाइज कर सकती है। और अगला है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मेड टू द कमीशन कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। तो इसका जो स्टेटमेंट कोई भी देता है उसको आप वहां यूज नहीं कर सकते क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में। अगला सेक्शन 18 है इसका, जो बोलता है कि इंक्वायरी के बाद क्या होगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ एनी इंक्वायरी, अब भाई तुम एनएचआरसी कोई इंक्वायरी की, उसके पास कोई शिकायत आई, उसके बारे में जांच की, बाकी चीजें की। अब वो क्या क्या कर सकती बताओ। पहली चीज है कि कंपनसेशन रिकमेंड कर सकती है, कि कोई भी मान लो डैमेज हुआ, किसी भी कोई भी फैमिली को कोई दिक्कत हुई, मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री है, उससे कोई केमिकल निकलता है जिससे हम बोले कि मेरे ह्यूमन राइट को नुकसान पहुंचा, तो बोलेगी कि भाई जो जो इसके जिससे जिससे दिक्कत हुई उसको कंपेंसेशन दो, उनको इतना पैसा दो। पहला काम तो ये कर सकती है। दूसरा है प्रोसिक्यूशन, रिकमेंड इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूटिंग अगेंस्ट कंसर्न पब्लिक सर्वेंट। अब मान लो ह्यूमन राइट का मुद्दा है और कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, जो गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ वो रिकमेंड कर सकती है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। अगला है इंटरिम रिलीफ, जो अंतरिम राहत हम बोलते हैं। रिकमेंड इंटरमीडिएट इंटरिम रिलीफ एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, मतलब वो इंक्वायरी के किसी भी स्टेज पे वो दे सकती, अंतरिम राहत दे सकती। रिट पिटीशन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शन और रिट। आपको पता है कि जो रिट है वो इसलिए होती है कि अगर मानवाधिकार मूल अधिकार से जुड़ा कोई मुद्दा है तो रिट भी कर सकती है। और गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, द कंसर्न्ड गवर्नमेंट मस्ट फॉरवर्ड कमेंट एंड एन एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 1 मंथ। मान लो कोई सरकार, मान लीजिए अभी हसदेव में जंगल कट रहा है, कोई मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर दिया, मानवाधिकार आयोग आके देखा और बोला कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो अपना स्टेट गवर्नमेंट को देगा। अब स्टेट गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट उनको फिर से देगी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, कोयले के लिए कर रहा है या ये कर रहे हैं, वो चीजें। तो ये सब वो कर सकती है। तो ये सब ना सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या इंक्वायरी के बाद क्या क्या स्टेप कर सकते हैं। तो कंपनसेशन कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब उसके खिलाफ इंक्वायरी करा सकते हैं, उनको इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। और सरकार की भी जवाबदेही होती है कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे। अगली चीज, अपन 3 चीज देखे थे ना, ये एक्ट इसलिए आया क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बने, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने और ह्यूमन राइट कोर्ट बने। तो ह्यूमन राइट कोर्ट इसलिए बना, ये सेक्शन 30 में है, फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। मतलब देखो, मान लो ह्यूमन राइट से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो वो धीरे धीरे होता है ना, तो इस कोर्ट में केवल ह्यूमन राइट के मुद्दे आएंगे तो जल्दी हो जाए। तो स्पीडी ट्रायल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन स्टेट गवर्नमेंट में विथ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है विद द कंकरेंस ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, मतलब राज्य सरकार
ये कर सकती है जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसके उससे की सहमति से स्पेसिफाई अ कोर्ट ऑफ सेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज अ ह्यूमन राइट कोर्ट। मतलब उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस है उसके उसकी सहमति से राज्य सरकार हर जिले में ह्यूमन राइट कोर्ट बना सकती है जिससे ह्यूमन राइट से जुड़े मुद्दे जल्दी से निपटाए जा सके। ये है ह्यूमन राइट कोर्ट जो सेक्शन 30 में है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो सरकारी वकील है जिसके पास 7 साल से ज्यादा अनुभव है उसको अपॉइंट किया जा सकता है इस ट्रायल के लिए। तो ये ह्यूमन राइट कोर्ट है, ये भी पूछ सकता है कभी। अगला ये भी पूछ सकता है कि यार इसकी कमियां क्या है, मतलब इतना हम पढ़ते हैं तो भी इतनी इज्जत तो नहीं है एनएचआरसी की। पहली कमी ये है कि रिकमेंडेशन देती है। मतलब इसकी ना, भाई वो गवर्नमेंट को बोली ये करो, जंगल नहीं कटना चाहिए, गवर्नमेंट बोली ठीक है लेकिन ये जरूरी है। अब वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी रिकमेंडेशन वो है कि भाई सलाह है, सलाह मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं। तो पहली दिक्कत ये है। दूसरी आर्म फोर्स लिमिटेशन, मतलब लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ओवर आर्म फोर्सेस। द कमीशन कैन ओनली सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक रिकमेंडेशन। जैसे आर्म फोर्स है, जनरली ह्यूमन राइट से जुड़ा मुद्दा वही आता है कि कहीं भी आर्म फोर्स गई तो वो अगर कुछ कर रही ह्यूमन राइट में वायलेशन तो उसमें ये केवल रिपोर्ट कर सकती है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है ना, मानवाधिकार बनाम सुरक्षा का मुद्दा आ जाता है। कश्मीर में लोग मानवाधिकार के लिए रो रहे हैं तो सुरक्षा भी तो जरूरी है। तो वो चीज है। तीसरा 1 ईयर बार की दिक्कत है कि कोई भी मामला ह्यूमन राइट कमीशन तभी ले सकती है जब वो 1 साल ही पुराना हो। जैसे मान लो आज कोई दिक्कत हुई तो आज से 1 साल तक ह्यूमन राइट कमीशन उसको देख सकती, 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर उसको नहीं देख सकती। तो ये भी दिक्कत है, कोई मामला उठाया हो गया वो 2 साल तो फिर नहीं देख सकती। और रिसोर्स क्रंच, मतलब डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फॉर फंडिंग एंड स्टाफ। तो भाई किस चीज की ऑटोनॉमी, जब तुमको स्टाफ भी गवर्नमेंट देगा, फंडिंग भी गवर्नमेंट देगा, तो फिर ऑटोनॉमी। तो ये सब इसकी कमियां है। क्या क्या कमियां है? पहला, सलाहकारी प्रवृत्ति आर्म फोर्स में नहीं कर सकती, 1 साल की दिक्कत है। रिसोर्स नहीं, फंडिंग नहीं है, स्टाफ नहीं। अगला है, अब क्या फोकस एरिया है? तो अब जो है इन्वायरमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रही है। इन्वायरमेंट मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हीट वेव मैनेजमेंट, क्योंकि ये भी तो मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा है। दूसरा, वल्नरेबल ग्रुप पे ध्यान दे रहे हैं। वल्नरेबल मतलब जो संवेदनशील ग्रुप हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हो गए, महिलाएं हो गई, जैसे मान लो स्कैवेंजर्स हो गए, जो समाज में शोषित पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगला जो मुद्दा हो रहा है वो हो रहा है वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में। मतलब जो वर्क प्लेस है, जैसे फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हो गया, इंडस्ट्रियल वो हो गया एक्सीडेंट, जैसे अपने यहाँ भी अभी हुआ था, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और प्रिजन में भी कि अब जेल ओवर क्राउडेड हो गए तो उनके मेंटल हेल्थ पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो? तो पहली चीज फ्री है, एक ये वेबसाइट है HRC नेट पोर्टल, ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हो, यहीं से ट्रैक भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे टोल फ्री नंबर लगा सकते हो, किसी भी भाषा में आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हो। फिर वही चीज है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के लिए हेडक्वार्टर दिल्ली ही होगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, टेन्योर 3 साल या 70 साल हो जाएगा। नेचर सिविल कोर्ट पावर है, की रोल है इंक्वायरी, मॉनिटरिंग, लिटरेसी, पॉलिसी एडवाइजर। फिर यही चीज हिंदी में मेरे हिसाब से तो समझे ही गए होगे अध्यक्ष। काम को हिंदी में एक तो जांच हो का काम हो जाएगा कि भाई मानवाधिकार से जुड़ा कोई उल्लंघन है, कोई लापरवाही कर रहा है लोक सेवक। दूसरा, हस्तक्षेप करना न्यायालय में, न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों में कार्यवाही में भाग लेगा। निरीक्षण करना, सुरक्षा उपाय जो है उसकी समीक्षा करना, संवैधानिक और कानूनी जो उपाय है उनकी जांच करना। आतंकवाद की समीक्षा करना, जो संधि है उसका अध्ययन करना, अनुसंधान करना। जागरूकता या साक्षरता फैलाना, एनजीओ का समर्थन करना। सिविल कोर्ट का क्या है? गवाहों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, मतलब जो भी गवाह है उनको बुलाना। दूसरा, दस्तावेजों की खोज करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना कि भाई अगर मेरे को वो रिकॉर्ड चाहिए तो मांग सकता है एनएचआरसी। ये पूछ सकता है कभी भी कि सिविल कोर्ट की पावर क्या है, तो ये 4 है। स्वतंत्र कर्मचारी है इनके पास, अन्य एजेंसियों का भी उपयोग कर सकते हैं, बयानों को संरक्षित कर सकते हैं।
जांच के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो मुआवजे की सिफारिश कर सकते हैं, अभियोजन मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट जो है उसके खिलाफ अभियोजन चालू कर सकते हैं, अंतरिम राहत दे सकते हैं, रिट याचिकाएं कर सकते हैं, सरकार को रिपोर्ट देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। सीमाएं क्या क्या है, तो सिफारिश वाली प्रकृति है, सशस्त्र बल पे सीमा है, 1 वर्ष की बाधा है, संसाधन की कमी है। शिकायत दर्ज करना है तो कर देना यार, पीएससी की तैयारी करते हुए हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो ये है एनएचआरसी, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलोगे फिर डिटेल में बनाएंगे। ये भी कितना बन गया, 25 मिनट, अब इस ये भी डिटेल ही हो गया। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।